हेलो दोस्तों, आइए आज हम शुरुआत करते हैं। ये अपने संविधान के जो सीरीज चल रहा था, कुछ समय के लिए कुछ कारण से मैं इस लेक्चर को नहीं आगे कंटिन्यू कर पा रहे थे। आइए अब से आपके बीच में लेक्चर लगातार आएगा, प्रतिदिन आपके बीच में वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो इससे पहले हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा कर लिए हैं, ठीक है। और आज हम लोग ये लोकसभा के पदाधिकारी यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे इस लेक्चर में दोस्तों। तो आइए बिना देर किए मैं शुरुआत करता हूं कि लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। इसकी चर्चा जो है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनती है, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने की जो वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 93 में किया गया है और भी स्वयं अपने सदस्यों में से चुना जाता है। इससे पहले जो हम लोग देखे थे दोस्तों राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में, तो राज्यसभा के जो सभापति होते थे वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते थे, बल्कि कौन होते थे, आपका उपराष्ट्रपति होते थे, ठीक है। जबकि उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते थे। तो यहाँ डिफरेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा के एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, वो भी अपने सदस्यों में से ही चुना जाएगा, ठीक है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तो उसमें सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को ये चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर क्या करता है कि नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति के द्वारा ये चुना जाता है, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर ही नए नए जो सांसद होते हैं उसे शपथ दिलाता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर तब तक कार्य करता है जब तक कि नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब हुआ वो अस्थायी रूप से स्पीकर है ना, यानी वो अस्थायी रूप से अध्यक्ष, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा कि नए नए सदस्यों को शपथ कौन दिलाते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। और ये प्रोटेम स्पीकर तब तक कार्य करता है जब तक कि नए अध्यक्ष और नए उपाध्यक्ष का चयन नहीं हो पाता है। अब हम अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष जो त्यागपत्र देता है ये उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष जो त्यागपत्र होता है वो किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। यानी ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं ना। अध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना होगा तो उपाध्यक्ष को देंगे, और उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना होगा तो अध्यक्ष को देंगे, ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है दोस्तों, ये अध्यक्ष के रूप में या उपाध्यक्ष के रूप में ये शपथ नहीं लेता है, बल्कि ये सामान्य रूप से जैसे सभी संसद सदस्य जो है शपथ लेता है उसी ढंग से ये भी सामान्य सदस्य के रूप में ये शपथ लेता है। ऐसा नहीं कि मैं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता हूँ, जी नहीं। क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछा जाता है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं किस रूप में शपथ लेते हैं, तो सामान्य सदस्य के रूप में ये शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। आइए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित कुछ सामान्य तथ्य के बारे में चर्चा करें। तो कहता है कि 14 दिन पूर्व की सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन सदस्य समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। यानी कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना है तो हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा, चाहे आप अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं या उपाध्यक्ष को हटाना चाहते हैं। तो आप रिलेट कर पा रहे हो दोस्तों कि किसी को भी हटाने की प्रोसेस को देख रहे हैं, चाहे आप राष्ट्रपति को देख रहे हो या उपराष्ट्रपति को देख रहे हो, सभी को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व क्या करना पड़ता है, उसे लिखित रूप से सूचना देना होता है, ठीक है। तभी ये कार्य आगे बढ़ाया जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद पर अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। यानी कि लोकसभा अगर भंग होती है, आपको पता होगा कि आपका संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि ये अस्थायी सदन है, ठीक है। लेकिन अगर लोकसभा भंग होता है और भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपने पद पर बना हुआ रहता है, भले लोकसभा भंग हो गया, कब तक, जब तक कि अगले जो लोकसभा की बैठक होगा उसमें बैठक ना हो जाए और प्रोटेम स्पीकर का चुनाव ना हो जाए, तब तक के लिए ये अपने अध्यक्ष पद पर ये बैठा हुआ रहता है, ठीक है। ये रिक्त नहीं करते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति पीठासीन होता है। इसका कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, यदि लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है, यदि लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष नहीं है, तब कौन अध्यक्षता करेगा, उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तब एक पैनल बनाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा एक पैनल बनाया जाता है पीठासीन वरिष्ठ सदस्यों का। उसमें से आपका जो व्यक्ति होगा उसे क्या करेंगे, वो लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। यदि अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष, अगर ये दोनों नहीं हो तो जो राष्ट्रपति द्वारा पैनल तैयार किया गया उसमें से जो वरिष्ठ सदस्य होंगे वो आपके लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। इस पैनल में कहा जाता है आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं, यानी जो राष्ट्रपति द्वारा पैनल तैयार किया जाता है उसमें कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, तो 6 सदस्य होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं दोस्तों कि लोकसभा के अध्यक्ष के क्या क्या कार्य एवं क्या क्या अधिकार है। दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष एवं कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से आप समझेंगे, आप अपने देश की राजनीति को समझने के दृष्टिकोण से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझेंगे इसके वर्क और अधिकार के बारे में। कहता है सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना
और उन्हें नियमित करना, नियम के विरुद्ध घोषित करना, ये सब किसका अधिकार है? ये लोकसभा के अध्यक्ष का अधिकार है। लोकसभा के अध्यक्ष यदि यानी कि सदन के द्वारा, सदन में कोई सदस्य कोई प्रश्न लिया तो उसे उस पर वार्तालाप करना है या नहीं करना है, ये निर्णय किसके हाथ में होता है? अध्यक्ष के हाथ में। इसे स्वीकार कर सकते हैं या उसी मुद्दे पर लगातार नियमित रूप से चर्चा कर सकते हैं, या फिर कह सकता है कि ये नियम के विरुद्ध हो। ये सब निर्णय किसके हाथ में है? ये अध्यक्ष के हाथ में है। ठीक है। और कहता है दोस्तों, किसी वस्तु को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जाता है। यानी कोई वस्तु को लेकर जैसे कोई चर्चा चल रहा है और कोई विशेष आपका राष्ट्रीय महत्व के लेकर आ रहा है कोई सदस्य मुद्दा, और उस स्थिति में क्या करेगा, जो पहले से जो काम चल रहा है उसको स्थगित कर देगा और वो नए कार्य भी आप ले सकते हैं। ये सब भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। यानी कोई भी विधेयक है जो विचार चल ही रहा है उस पर, वो चाहेंगे तो वो विधेयक पर विचार बहस जो है जो भी चल रहा है उसे रुकवा सकते हैं। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति और भाषणों का क्रम एवं समय निर्धारित करता है। यानी कि लोकसभा में आपको पता होगा दोस्तों कि लोकसभा में 543 सदस्य हैं। 543 सदस्यों में से कौन से सदस्यों को भाषण देना है ना, भाषण देने के लिए अनुमति देना है, ये अध्यक्ष करेंगे। भाषण का क्या क्रम होगा, किस सीरियल से चलेगा, ये भी अध्यक्ष तय करता है। और कितना समय दिया जाए, ये भी निर्धारित लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है। विभिन्न विधेयकों एवं प्रस्तावों पर मतदान कराना, परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। यानी कि कोई विधेयक है, आपको बताए थे दोस्तों शुरू में ही, इससे पहले लेक्चर में, कि जब कोई सदस्य संसद के सदन में क्या करता है, कोई भी प्रस्ताव लाता है तो उस पर बहस होती है। ठीक है। बहस होने के बाद मतदान होता है और ये मतदान कराने का कार्य अध्यक्ष का है। परिणाम घोषित करने का भी कार्य अध्यक्ष का है। लेकिन यदि किसी कारणवश पक्ष और विपक्ष में क्या हो जाए कि दो बराबर मत आ जाए, तो इस स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार किसको हो जाता है? अध्यक्ष को हो जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्या अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष मतदान करते हैं? नहीं। लेकिन निर्णायक मतदान करते हैं? हाँ, निर्णायक मतदान करते हैं। अब कहता है दोस्तों कि संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार करना और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करना, ये भी किसके हाथ में है? लोकसभा के अध्यक्ष के हाथ में है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई विधेयक यानी कोई बिल, ये आपका धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय कौन करेगा? ये अध्यक्ष करेगा। और ये भी ध्यान रहे, आगे आपको बताएंगे कि ये जो सदन में जो भी चर्चा चलता है, इस पर न्यायालय में आपका इसके विरुद्ध में आपका कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। न्यायालय में इस बात नहीं रखा जा सकता है। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। संसद और राष्ट्रपति के बीच के पत्र का व्यवहार करता है, पत्र व्यवहार कार्य करता है। ठीक है। संसद कोई बात रखा है, राष्ट्रपति तक पहुंचाना है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि कोई विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। आइए दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष के कुछ क्रम दिए गए हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे एक बार। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष हुए जीवी मावलंकर, जिसको हम लोग पूरा नाम कहते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा है एम अनंत सेनम अयंगर, और ये उपाध्यक्ष है पहला बार। ये जो दूसरा अध्यक्ष बना वो पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अनंत सेनन अयंगर। ठीक है। तीसरा में कौन है? हुकुम सिंह। सबको याद में रखना है, एक बार बस ध्यान से रख लीजिए, कभी कभी पूछ देता है कौन अध्यक्ष के रूप में रहे हैं या कौन नहीं रहे हैं। ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो 2 बार, बलराम भगत, नीलम संजीव रेड्डी, हेगड़े है ना, एसके हेगड़े, बलराम जाखड़, रवि राय, शिवराज पाटिल, पीए संगमान, जीएम बाल योगी, मनोहर, गजानन जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, ओम बिड़ला, जो वर्तमान में भी है ओम बिड़ला। 18वां लोकसभा अध्यक्ष भी कौन है? ओम बिड़ला ही है। ठीक है। अब कुछ और फैक्ट देखते हैं। धन विधेयक से संबंधित तथ्य, ये तो बता ही दिए आपको कि अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर ना तो न्यायालय में, ना किसी सदन में, और ना ही राष्ट्रपति द्वारा विचार किया जाएगा। यानी कोई भी विधेयक या कोई भी बिल है, अगर अध्यक्ष ने कह दिया कि यह एक मनी बिल है, यानी कि ये एक धन विधेयक है, तो उसमें ना तो न्यायालय में विचार किया जा सकता है, ना ही किसी सदन में विचार किया जा सकता है, ना ही राष्ट्रपति के द्वारा विचार किया जा सकता है। ठीक है। ये धन विधेयक पर अध्यक्ष का निर्णय कैसा होता है दोस्तों? अंतिम होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। धन विधेयक है या नहीं, ये घोषणा अध्यक्ष करता है और इसका निर्णय अंतिम होता है, कहीं भी विचार नहीं किया जा सकता है। अगला देखते हैं, गजट से संबंधित। यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। कहता है लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है तथा उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सभी सुविधाएं प्राप्त होती है।
ठीक है। अब जानेंगे कि लोकसभा के विपक्ष के नेता किसे बनाया जाता है। कहता है कि न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा कर सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि आप देख सकते हैं जितने भी लोकसभा का सदस्य उसके 10वां हिस्सा तक, है ना, 10वां भाग होना चाहिए, ठीक है। यानी न्यूनतम 55 सदस्य होना चाहिए। आपको पता है कि पहले 545 था, ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन को हटाया गया, तो इसी अनुसार से यहाँ पर 55 सदस्य लिखा गया है, 54.5, तो ये बराबर रखने के लिए 55 किया गया है। यानी कि विपक्ष का नेता उसे ही घोषित किया जाएगा जो कम से कम जो पार्टी 55 सदस्य लाया हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितना ला सकता है। प्रथम लोकसभा क्या कहता है? प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहे। आपको पता होगा लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होते हैं? 5 वर्ष होते हैं। प्रथम लोकसभा के पदाधिकारी, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपको बताएंगे श्री जीवी मावलंकर और उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगार, ठीक है, जो कि दूसरी बार आपके अध्यक्ष भी बने थे, लोकसभा अध्यक्ष। आप जानते हैं दोस्तों, संसद एवं सांसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कहता है सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सामान्यतः मत नहीं देगा, सामान्य रूप से मतदान नहीं देगा, लेकिन निर्णायक मत देता है। आपको चर्चा में आपको बताए थे इससे पहले, ठीक है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में उसको निर्णायक मत देना होगा और वह उसका प्रयोग भी करता है। ये संवैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 100 के 1 के अनुसार, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब संसद भवन के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। संसद भवन, नया संसद भवन, एक है पुराना संसद भवन, ठीक है। अभी नया संसद भवन के बारे में पहले चर्चा करते हैं। कहता है 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखा गया है? 10 दिसंबर 2020 को, जबकि 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया, यानी कि मात्र 3 साल में संसद भवन बनकर तैयार हुआ और यह भयावह संसद भवन है दोस्तों, आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। ये क्वेश्चन पूछेगा, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। मेरे ख्याल से पुराने संसद भवन के बारे में पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। इसका डिजाइन कौन बनाया है नए संसद भवन का? तो बिमल पटेल, और निर्माण किया था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा कि नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? बिमल पटेल ने। और किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का भी लॉन्च किया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नए संसद भवन की डिजाइन जो बिमल पटेल जी तैयार किए थे, इसकी क्या विशेषता है? कहता है भवन का आकार त्रिकोणीय है। भवन का आकार कैसा है दोस्तों? त्रिकोणीय है। आइए देखते हैं कैसे आकार है, ये देखिए त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय है ना, भवन का आकार कैसा है दोस्तों? त्रिकोणीय है। आगे देखते हैं और क्या कहता है? 3 मुख्य द्वार है, एक को कहा गया कर्म द्वार, एक को ज्ञान द्वार, इसको शक्ति द्वार कहा गया है, ठीक है। सबसे पहले इसका आकार त्रिकोणीय है, ठीक है। आगे ये द्वार किसको किसको ये सूचित करता है? तो कर्म द्वार कहता है थल को ये समर्पित है, और आपका कौन है दूसरा? ज्ञान द्वार जो है जल को समर्पित है, और शक्ति द्वार नभ को समर्पित है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान है कि डिजाइन बनाया विमल पटेल और तैयार किया गया टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। त्रिकोणीय आकार का है। निर्माण सामग्री किससे निर्माण हुआ है? राजस्थान के लाए गए ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। छत पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाया गया है। ऊंचाई है 6.5 मीटर, और ये कांसे का बनाया गया है, ब्रॉन्ज की। बैठने की क्षमता की बात करें, ये देखिए यहाँ पर त्रिकोणीय है संसद भवन को आप देख सकते हैं, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष यानी बैठने का क्षमता कितना है? लोकसभा के अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों 888, और राज्यसभा के लिए 384, यानी टोटल अगर सीट की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं 1272 सदस्य बैठने की क्षमता बनाया गया नए संसद भवन का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन में कुल कितने बैठने की क्षमता है? तो बैठने की क्षमता 1272 सदस्यों का है। लोकसभा सदस्य 888 और राज्यसभा का 384 सदस्य हैं, ठीक है। इस पर सेंगोल का प्रयोग किया गया है। नए संसद भवन में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। सेंगोल को राजदंड भी कहा जाता है। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। इसका प्रयोग चोल साम्राज्य में होता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सेंगोल का प्रयोग कहाँ किया जाता था? चोल साम्राज्य में होता था। सेंगोल जो है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। सेंगोल किसका प्रतीक है दोस्तों? सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, और यह तमिल संस्कृति का शान है। तमिल संस्कृति का शान है, और इसकी लंबाई जो है 5 फीट है। इसके सिर पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है ना, सेंगोल। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंगोल को अगर देखना चाहें तो ये है सेंगोल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सेंगोल, ठीक है। ये तमिल संस्कृति का शान है, ठीक है, और चोल साम्राज्य में इसका प्रयोग किया गया था। ये सत्ता हस्तांतरण इसका प्रतीक है। 5 फीट लंबाई है, नंदी बैल ऊपर में है जो कि न्याय का प्रतीक है। आंतरिक सज्जा एवं प्रतीक की बात करें अगर, तो कहता है लोकसभा का आंतरिक भाग राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। आंतरिक भाग किस पर आधारित है? मोर पर आधारित है। जबकि अगर हम बात करें कि राज्यसभा का आंतरिक भाग ये राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। यानी कि आप देख सकते हैं लोकसभा कहेगा तब आप ध्यान रखेंगे मोर, लोकसभा के लिए मोर का प्रयोग किया गया है, राज्यसभा के लिए आपका कमल का प्रयोग किया गया है। तो कैसे ध्यान रखेंगे? लोक में देखिए ओकर है और मोर में भी ओकर है। आप ध्यान रखेंगे लोकसभा का आंतरिक भाग किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। जबकि राज्यसभा का कौन सा है?
तो फूल कमल, राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिषद में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष का भी प्रयोग किया गया है, जो क्या है दोस्तों, बरगद है। तो आप ध्यान रखेंगे, लोकसभा का आंतरिक भाग किस पर आधारित है, मोर पर। राज्यसभा का फूल कमल पर। संवैधानिक प्रावधान कुछ दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल 100 के 2 क्या कहता है कि यदि संसद की किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति हो तब भी उस सदन की कार्यवाही वैध मानी जाएगी। यदि संसद की किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति हो, यानी कि कोई पद खाली हो, ठीक है, कोई पद खाली हो, जैसे कोई सीट खाली हो कोई लोकसभा क्षेत्र से, तब भी उस सदन की कार्यवाही वैध मानी जाएगी। यानी कि जो शेष है वो अगर सदन में कोई कार्य कर रहा है तो वो कार्य क्या माना जाएगा दोस्तों, वैध माना जाएगा। कहता यदि बाद में यह पता चले कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति कार्यवाही में शामिल था, मत दिया, भाग लिया, तब भी कार्यवाही अमान्य नहीं होगा, है ना। जैसे सदन चल रहा है, सदन में कार्य हो रही किसी भी बिल पर या कोई भी मुद्दे पर, और वहां पर पता लगा बाद में कि ये कोई व्यक्ति अनाधिकृत यानी कि गलत तरीके से सदन में प्रवेश किया है, तब उसके द्वारा भी कार्य किया गया जो है वो अमान्य नहीं होगा बल्कि मान्य होगा। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में कि स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। एडजर्नमेंट मोशन कहता है संसद में स्थगन प्रस्ताव कोई भी संसद रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है। अध्यक्ष की अनुमति के बिना स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। स्थगन का मतलब होता है दोस्तों कुछ समय के लिए जो जिस मुद्दे पर बात चल रहा था उसको रोकना, लेकिन ये तभी हो सकता है जब अध्यक्ष की अनुमति हो। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्थगन प्रस्ताव आप तभी ला सकते हैं जब कोई मुद्दा वो सार्वजनिक महत्व का हो या फिर राष्ट्रीय महत्व की बात हो। ठीक है, सार्वजनिक महत्व के निश्चित एवं अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस कराना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव शाम के 4 बजे लाया जाता है, ध्यान रखेंगे। संसद की योग्यता और अयोग्यता के लिए कौन आपका जिम्मेदार होते हैं। कहता है किसी संसद की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की सलाह पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि कोई संसद की योग्यता या अयोग्यता से संबंधित अंतिम निर्णय कौन लेते हैं, राष्ट्रपति लेते हैं, लेकिन किनके सलाह पर, तो चुनाव आयोग के सलाह पर लेते हैं, ध्यान रखेंगे। एक समय में सदस्यता का नियम कहता है एक समय में कोई भी व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। ये तो बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए कि कोई बनारस लोकसभा क्षेत्र से है और फिर कोई जमुई लोकसभा क्षेत्र से है, ठीक है, आप हाईलाइटेड कोई भी क्षेत्र ले सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों जगह से सदस्यता नहीं रख सकते, कोई एक ही जगह सदस्यता रख सकते हैं। अब कहता है अनुपस्थिति पर सदस्यता समाप्त होती है। क्या है उसका प्रावधान। कहता यदि कोई सांसद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों से अधिक समय तक सदन की सभा बैठकों में से अनुपस्थित रहता है। ध्यान रहे कि ये जो 60 दिन जोड़ा गया है इसमें आपका छुट्टी को छोड़कर, अवकाश को छोड़कर दिया गया 60 दिन। लगातार जो है आपका 60 दिनों से अधिक समय तक अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तब उस सदन की सदस्यता समाप्त हो सकता है। ठीक है, अब जानते हैं कि अनुच्छेद 101 के 4 क्या कहता है। ठीक है, कहता है सांसदों को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। सांसदों को संसद सत्र से पहले और बाद के 40 दिनों की अवधि में गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है, यानी कि संसद को कुछ संरक्षण दिया गया है, तो विशेष संरक्षण। कहता है कि यदि कभी कहीं संसद सत्र चल रहा हो, आज संसद सत्र चल रहा हो और यदि उसे क्या किया जाता है, गिरफ्तारी का वारंट मिला हो, तो उसके 40 दिन बाद पहले और 40 दिन बाद तक उसे कोई भी गिरफ्तार नहीं किया कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे ये जो है आपका सामान्य दीवानी मामले में ये लागू है, आपराधिक मामले में ये गिरफ्तारी से छूट नहीं है। ठीक है, क्रिमिनल मामले में ये छूट जो है ये लागू नहीं है। ठीक है, बल्कि ये सिविल मामले में, दीवानी मामले में सिर्फ ये लागू है। आप जानते हैं संसद से संबंधित कुछ और तथ्य। कहता है भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था है। बिल्कुल, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था वर्ष 1976 से लागू की गई है। ये भी एक फैक्ट है, यह ध्यान रखेंगे। शपथ लिए बिना कार्यवाही में भाग लेने पर दंड। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा किए गए मतदान की संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ कहता है दोस्तों, यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और वो क्या कर देता है, मतदान भी कर देता है, तो उसके द्वारा किए गए मतदान में से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उसे और दंड स्वरूप कुछ जुर्माना देना होगा। कहता है जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है वह प्रतिदिन 500 रुपया उसे दंड देना होगा। यानी कि ये बस दिखाने का है 500 रुपया। ठीक है, यानी कोई संसद आपका सदस्य बन गया है लेकिन शपथ लिया भी नहीं है, अब बिना शपथ लिए वो कार्यवाही में भाग ले रहा है, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन आपको जुर्माना देना होगा। मतदान भी कर रहा है तो 500 रुपया प्रतिदिन करके उसे जुर्माना देना पड़ेगा। अपराधी घोषित व्यक्ति और चुनाव, ये क्या कहता है दोस्तों, यदि न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा दिया गया है ना, संसद द्वारा किया गया है। यह प्रावधान जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के क्लाउज 3 के अंतर्गत है।
ठीक है, ये क्या कहता है दोस्तों, कहता है न्यायालय द्वारा अपराधित घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय, यानी कि जो व्यक्ति अपराधित घोषित हो चुकी है उसे अयोग्य कर दिया है संसद का चुनाव लड़ने के लिए। ये किस अधिनियम के द्वारा, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। और क्या है दोस्तों इसी अधिनियम में, कहता है यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ठीक है, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत यह प्रावधान है, यदि उसे अपराधी घोषित हो जाता, घोषित होना है, केस नहीं, अपराधित न्यायालय घोषित कर दे, तब ये क्या कर सकता है, 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुना जा सकती है और उसकी सजा समाप्त हो जाएगी और अगले 6 वर्षों तक वह चुनाव भी नहीं लड़ सकेगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं दोस्तों, कहता है अनुच्छेद 348 के अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अनुच्छेद 348 कहता है दोस्तों कि संसद की जो कार्यवाही होगा ये हिंदी या तो अंग्रेजी में होगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी ऐसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता है उसे मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। यह अनुच्छेद 120 के क्लाउज 1 कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आजकल के एग्जाम में बहुत ही डीपली से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। पहले क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संसद की कार्यवाही किस भाषा में हो सकता है, हिंदी या अंग्रेजी में, ये कौन सा अनुच्छेद ये अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 348 कहता है। लेकिन कहता है कि सभापति या राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष चाहे तो वो यदि उस सदन के कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी भाषा नहीं, अपने बातों को नहीं रख पाता है अच्छी तरह से, तो अनुच्छेद 120 क्लाउज 1 यह अधिकार देता है वह मातृभाषा में सदन को संबोधित करे और अपनी बातों को समझाए। यानी जो भी भाषा हो, गुजराती में बोल रहा हूँ, तमिल में बोल रहा हूँ, ये अधिकार देता है अनुच्छेद 120 के क्लाउज 1। आइए कुछ फैक्ट है जो 1 लाइनर के रूप में दिया गया है। भूतपूर्व संसद की व्यवस्था, पेंशन की व्यवस्था किया गया था 1976 में। बिना शपथ भाग लेने पर दंड की व्यवस्था किया गया था 500 रुपये प्रतिदिन। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत धारा 8 के 3 के तहत 2 वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है ना, ये अपराधी घोषित होने के बाद। और चुनाव अयोग्यता हो जाती है 6 वर्ष तक। भाषा संबंधी 2 अनुच्छेद है 348 और 120 के क्लाउज 1। 348 कहता है कि संसद जो है, संसद के सदन में हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अपनी बातों को रख सकता है। लेकिन अगर लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति चाहे तो आप मातृभाषा में भी अपनी बातों को रखने की छूट दे सकता है, ये अनुच्छेद 120 के क्लाउज 1 कहता है। दोस्तों इस प्रकार से आपका यह लेक्चर यहीं पे समाप्त हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आ रहा होगा। कुछ दिनों के लिए हमारा लेक्चर नहीं आ पा रहा था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब से लगातार आपके बीच में ये पॉलिटी का लेक्चर चालू रहेगा और फिर ये जैसे ही खत्म होती है फिर नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।